नमस्कार। शुरू करते हैं। एक एक चीज को एग्जाम की दृष्टि से न होके जानने की दृष्टि से। कुछ लोगों को महान पुरुषों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनका संघर्ष कैसा रहा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में। इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से थे और इनके पिता जो है वो रामजी राव नाम था उनके पिता का। रामजी राव जो ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे, एक सूबेदार के पद के ऊपर थे। बाद में नौकरी के सिलसिले में ये आ गए थे इंदौर के महू के अंदर। महू जहां से हमारे राजस्थान में एक नदी भी प्रवेश करती है, इंदौर महू के अंदर आ गए थे। और वहीं पर इंदौर महू के अंदर ही 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया भीमराव। 14 अप्रैल 1891। भीमराव जो थे वो अपने पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 भाई और 2 बहन ही बचे थे, यानी जब बाकी की मृत्यु हो गई थी तो 14 संतान, 14वीं थे लेकिन 14 संतानों में 2 भाई और 2 बहन बचे। इनके भाई का नाम जो था वो आनंद राव था, सॉरी इनके 2 भाइयों के नाम, एक भाई का नाम आनंद राव था और दूसरे भाई का जो नाम था वो बसंत राव था। और इनकी 2 बहनें थी, वो एक बहन का नाम मंजुला था और दूसरी बहन का नाम तुलसी था। और भीमराव की माता का जो नाम था वो था भीमाबाई। धीरे धीरे हम आगे की ओर अग्रसर करते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, खुशी मनाई गई। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक का भी पता चल जाता है। कहते हैं कि भीमराव का माथा बहुत चौड़ा था। मैं यहाँ पे जो शब्द प्रयोग में ले रहा हूँ, अभी वो बच्चे हैं इसलिए मैं यहाँ भीमराव शब्द काम में ले रहा हूँ, तो इसको कोई अन्यथा न ले। जैसे जैसे उपाधियां मिलती जाएगी वैसे उन शब्दों का हम प्रयोग करते जाएंगे। तो माथा जिसका चौड़ा हो, कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली बालक होता है। तो इससे लगा कि ये बालक जो है वो बड़ा ही प्रतिभाशाली बालक होगा। अब हम इनके पिता की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हैं। हाँ, माना कि इनके पिता जो है वो एक सूबेदार के पद पे थे, लेकिन उस समय ज्यादा तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। इतनी तनख्वाह होती थी जिससे लेके, और फिर एक फौज की नौकरी थी तो उसमें वो 15 साल ही नौकरी कर पाए, उसके बाद में हो गए रिटायरमेंट। तो अब उन्हें लगा कि आर्थिक स्थिति खराब हो रही है धीरे धीरे, तो वो उन्होंने क्या किया कि महू को छोड़ दिया उन्होंने, और महू की जगह कहाँ आ गए? महू की जगह जो है वो आर्थिक वजह से, पलायन की वजह से महू से वो सतारा आ गए, यानी सतारा आके रहने लगे। लगभग 1 माह तक इधर उधर जो है वो पिताजी नौकरी की तलाश में इधर उधर ढूंढते रहे, नौकरी नहीं मिली। लगभग 1 महीना निकल गया। एक पत्नी है, 5 बच्चे हैं, तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। फिर एक दिन वो गए और किसी एक कंपनी के अंदर उन्होंने थोड़ा सा गार्ड की नौकरी मिल गई, 40 रुपये तनख्वाह के हिसाब से। धीरे धीरे बालक भी बड़ा होता जा रहा है। अब भीमराव की उम्र हो चुकी है 5 साल। तो इनकी माता ने कहा कि किसी स्कूल में दाखिला करवाओ इनका। अब एक साइड में तो नौकरी पे जाना और इधर स्कूल ढूंढने के लिए किसी स्कूल में जाना कि भी कौन सी स्कूल में। अब दक्षिणी भारत में, हमारे उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में थोड़ी छुआछूत ज्यादा है, और उस समय तो कितनी थी, तो ये महार जाति से थे। अब वो जैसे स्कूल में जाते, नाम सुनते सुनते एडमिशन नहीं लेते, बोल जी हम तो नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे करके दिन निकलते गए। इधर नौकरी पे जाए तो उधर मालिक की रोज लेट। तो एक दिन करके किसी स्कूल के अंदर गई, तो वहां पर उनको स्कूल में एडमिशन तो हेडमास्टर ने दे दिया, लेकिन एक शर्त पे दे दिया कि अछूत होने की वजह से हम यहाँ नहीं बिठाएंगे, हम क्लास के बाहर जहाँ बच्चे चंपल वगैरह खोलते हैं वहीं पर बिठाया जाएगा, और अपनी जो बिठाने की जो गुदरी वगैरह बोलते हैं वो गुदरी भी अपने साथ ही लेके आएंगे। ठीक है, भी किसी तरीके से बच्चे को पढ़ाना था, तो बोल ठीक है जी, बोलो आप अपने बच्चे को भी समझा देना कि किसी को छुए नहीं और कोई इनको न छुए। अब पढ़ाई धीरे धीरे पढ़ाई, प्रतिभाशाली बालक थे, पढ़ाई में भी होशियार थे, लेकिन धीरे धीरे संकटों का कष्ट जो है वो तो आता ही जाएगा, कोई ना कोई नया संकट आता ही जाएगा। हाँ, पढ़ाई में होशियार होने की वजह से अध्यापकों के बड़े प्रिय हो गए थे वो धीरे धीरे। अब बच्चे भी वही बात है, छुआछूत ज्यादा थी, बच्चे भी ये बातें बोलते थे, इसको छूना मत, ये तो अछूत है। हाँ, माना कि भीमराव उस समय 5 साल के हैं, लेकिन इन सारी चीजों को वो समझते जरूर हैं। अब एक समय ऐसा आया कि इनकी माता जो है बीमार हो गई, भीमाबाई। डॉक्टर को बुलाने के लिए गए तो डॉक्टरों ने आने से मना कर दिया, बोल भी अछूत है, हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मानवता जिंदा होती है। कहते हैं कि एक वृद्ध डॉक्टर आया और उसने इलाज करने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी सही इलाज नहीं हो पाया। लगभग 1 महीने तक माताजी बीमार रही और उसके बाद में उनकी हो गई मृत्यु। यानी परिवार के ऊपर जो है वो संकटों का बोझ आता ही जा रहा है। अब परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी है वो राम जी के ऊपर आ गई, राम जी राव के ऊपर आ गई। एक तरफ नौकरी करना, एक तरफ 5 बच्चों को संभालना। यानी वो रात को लेट आते, फिर खाना बनाते, रात का खाना ही सुबह खा के भीमराव स्कूल की ओर जाते थे। पहले तो स्कूल में जाते, दोपहर का खाना साथ ले जाते थे क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर थी। अब उनकी ये समस्या आ गई कि दोपहर का खाना कहाँ से ले जाए, सुबह ही रात का बासी खाना खा के जा रहे हैं। तो पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा कि ऐसा कर, दिन में इंटरवल हो तब तू आ जाए कर खाना खाने में, सुबह बना के चला जाऊंगा मेरी नौकरी पे। लेकिन स्कूल दूर होने की वजह से जब इंटरवल पे खाना खाने के लिए आते तो पीछे से जो गुरुजी है वो कहते कि लेट क्यों आ रहे हो, एडमिशन बंद कर देंगे, आपका एडमिशन काट देंगे, स्कूल से दाखिला हटा देंगे। तो फिर ये भी संकट आ गया। तो उन्होंने दिन में और स्कूल के दोपहर इंटरव्यू में घर जाना भी, इंटरवल के अंदर घर जाना भी बंद कर दिया। यानी पूरे दिन भूखे रहना, लेकिन पढ़ाई के ऊपर जो लगन थी उस लगन के हिसाब से सही तरीके से वो पढ़ाई करते हुए चल रहे थे। आगे की ओर चलते हैं उनके जीवन की ओर। बढ़िया आनंद तरीके से इसे सुनते रहो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें जो है वो आप नई नई बातें सीखोगे जीवन में, किस प्रकार का संघर्ष है। अब उनका ये जो जीवन है ये बड़ा ही कष्टमय जीवन है क्योंकि माता की मृत्यु हो चुकी है। एक बालक को माँ से ज्यादा प्रेम होता है पिता से, और उम्र अगर कम हो और माता की मृत्यु हो जाए तो जीवन बड़ा ही कष्ट में हो जाता है। माता की मृत्यु हो गई, स्कूल के अंदर दिन भर भूखा रहना क्योंकि इंटरवल के अंदर घर भी नहीं जा सकते, पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई में मन लगाना जरूरी था। तो प्राइमरी स्कूल के जो HM थे, हेडमास्टर जी थे, उनको दया आ गई थी कि बच्चा पूरे दिन भूखा रहता है। तो वो क्या करते थे, इंटरवल में जब खाना खाते थे तो भीमराव को भी खाना दे देते थे। और उन्होंने ही उनके नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया, अम्बेडकर। यानी अब उनका नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। और आगे जब वो आगे की स्कूल में पढ़ेंगे तो अपने नाम के आगे ये नाम लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको बड़ा प्रेम था गुरुजी से और गुरुजी को भी उनसे बड़ा प्रेम था। तो आगे की ओर फिर अब जैसे उन्होंने प्राइमरी स्कूल पूर्ण कर ली और फर्स्ट डिवीजन से प्राइमरी स्कूल पूर्ण की, तो एक प्रतिभाशाली बालक थे, तो ये तो दिख ही रहा है। तो अब हाई स्कूल के लिए पैसे चाहिए, गरीबी वैसे ही है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है। और पिताजी जी भी जो है वो नौकरी छूट चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके फैक्ट्री में किसी वजह से घाटा आया और इसकी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। यानी अब परिवार की स्थिति और भी कष्टमय होती जा रही है। रामजी राव की नौकरी छूट चुकी है, तो अब वो भी चाहते थे कि बच्चा पढ़े, प्रतिभाशाली बालक है, पैसे कहाँ से लाए, पैसे कोई दे नहीं रहा है। तब वो एक सूरजमल नाम का एक सेठ था, उस सेठ के पास गए कि पैसे दो। तो पुराने समय में पैसे उधार देना का अपना एक नियम था कि बराबर में कोई चीज रखो। आज तो फिर भी दे देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। आज तो कि 2 लाख रुपया दी, लोग भेज देंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई सबूत दे 2 लाख का देना। तो बोले भी कोई चीज दो, मैं तो ऐसे पैसे देता ही नहीं किसी को, मैं तो ब्याज भी लूंगा और पैसे जो दूंगा वो किसी के बदले सोना चांदी कुछ तो रखो। तो कहते हैं कि उनके पास एक परात थी, वो लेके गए भी, ये जो पीतल की परात है यही है मेरे पास। बोल ठीक है, मैं 50 रुपये दे देता हूँ इसके, और अगर पैसे नहीं लौटाए तो परात मेरी हो जाएगी। तो उसी से उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया। यानी अब उनका जीवन आगे की ओर प्रारंभ हो गए हाई स्कूल के अंदर। तो हाई स्कूल का अगर नाम अगर जानना चाहो तो एल्फिंस्टन हाई स्कूल था उनका नाम, एल्फिंस्टन हाई स्कूल। यानी एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अपने नाम के आगे एक शब्द भी जोड़ दिया उन्होंने। पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे थे, अब भी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है। कदम कदम पे जो छुआछूत है वो बार बार समस्याएं पैदा कर रही है, बच्चे की हीन भावना भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे किस्से आए हैं जीवन में। एक बार गुरुजी ने कहा भीमराव भारत का मानचित्र बनाओ और बोर्ड की ओर आओ। कहते कि जब वो बोर्ड की ओर रवाना हुए तो वहां के बोर्ड की ओर चित्र बनाने के लिए जा रहे थे, तो कहते हैं कि बीच में और विद्यार्थियों के टिप्पण पड़े थे। वो रुको रुको रुको, हमारा टिप्पण है ये खराब हो जाएगा खाना। उस खाने को उठाया और फिर वहां जाने दिया, बोला बोर्ड की ओर जाओ। मतलब ऐसी सिचुएशन बार बार आ रही थी, कह भी नहीं सकते, ना पिताजी से कह सकते ना किसी और को। तो एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया, HM साहब थे हाई स्कूल में, कि भीमराव पढ़ के क्या करोगे, तुम तो महार जाति से हो, पढ़ के क्या करोगे। तब उन्होंने कहा कि मैं पढ़ के एक वकील बनूंगा और वकील बन के छुआछूत को मैं दूर करूंगा, एक नया कानून बनाऊंगा जिसे सबको मानना पड़ेगा और मैं छुआछूत को दूर करूंगा। तो बच्चा होनहार था, उन्हें भी लगा कि बच्चा कुछ कर सकता है, तो उनको भी बड़ा स्नेह था भीमराव अम्बेडकर से। अब हाई स्कूल भी उन्होंने पास कर ली और हाई स्कूल भी उन्होंने बढ़िया डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल भी पास करी। चलो उनके जीवन की अब आगे की ओर रवाना होते हैं।
बड़ौदा नरेश से मुलाकात होती है उनकी, तो बड़ौदा नरेश से उनसे कैसे मुलाकात हुई इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। जल्दी जल्दी भी बता रहा हूं। उनका भी एक मित्र था, ईसाई मित्र था, जिसका नाम था केलुस्कर, यानी अम्बेडकर जी का एक ईसाई मित्र है, क्योंकि अब इनका नाम भीमराव अम्बेडकर, तो मैं अम्बेडकर जी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अम्बेडकर जी का एक मित्र था केलुस्कर। एक दिन उन्होंने देखा कि उदास थे अम्बेडकर जी, तो पूछा कि भाई क्या बात है, उदास कैसे हो? बोले भी मैंने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, अब मेरी इच्छा है कि मैं आगे कॉलेज में दाखिला लूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। पैसे मेरे पास है नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है, पिता भी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी आर्थिक स्थिति, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है। तब केलुस्कर ने बताया कि गायकवाड़ के महाराज बड़े ही दयालु है, आप उनसे निवेदन करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और वो बड़ौदा मुंबई में भी रहते थे, तो वो मुंबई नरेश की कोठी पे गए अम्बेडकर जी और उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने पूछा कि युवक कौन हो तुम? तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ, प्राइमरी हाई सेकेंडरी भी मैंने फर्स्ट क्लास है, और आगे मैं कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बड़ौदा महाराज लगभग 40 की उम्र के थे, देख के पहचान गए थे कि सही बोल रहा है, और उन्होंने उनकी पूरी कहानी सुनी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम अगर महार हो, पढ़ने का हर किसी को हक है, और तुम एक योग्य हो, तो इसलिए मैं तुम्हें और छात्रवृत्ति के रूप में 25 रुपये हर माह देता रहूंगा, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। अम्बेडकर जी ने उनका बड़ा ही एहसान माना, हाथ जोड़े कि बहुत अच्छा, और एक शुक्रिया अदा किया उनका, एक जो दिल से शुक्रिया अदा होता है उस प्रकार। और बड़ौदा नरेश ने जाते समय उन्हें 100 रुपये भी दिए कि जाओ दाखिला व अपनी किताबों के लिए व्यवस्था कर लो। अब मुंबई के अंदर ही है वो, पिता की स्थिति धीरे धीरे मुंबई आ गए, धीरे धीरे पिता की स्थिति भी खराब होती जा रही है, क्योंकि नौकरी तो पहले से ही छूट चुकी है, और अम्बेडकर जी ने भी बीए कर ली है, तो पिता वृद्ध भी हो चुके हैं। तो पूछ लिया एक दिन के पिताजी दुखी क्यों हो? तो क्या करूं भी, आर्थिक स्थिति खराब है, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, तो मैं करूं क्या? तो अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं बीए तो मेरी हो गई, आगे की पढ़ाई में प्राइवेट कर लूंगा, और मैं नौकरी कर लूं, और तो क्या? बोले कहाँ करोगे? बोले सेना में कर लूंगा मैं नौकरी। तो भी सेना में नौकरी कर लो, तो देख लो भी, कर लो ट्राई। तब कहते हैं वो सेना कार्यालय में गए, वहां पर उनका टेस्ट हुआ, पेपर वगैरह हुआ, उनमें पास हुए, क्योंकि होशियार तो थे ही शुरू से ही। तो अब उन्हें जो है वो सेना में नौकरी मिल गई, किसकी? लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई उन्हें। परिवार भी बड़ा खुश है, और धीरे धीरे वही बात है, रिश्ते आने भी शुरू हो गए। तो उनका विवाह भी कर दिया गया बुला के उन्हें, और मुंबई में उनका विवाह पक्का कर दिया गया, और उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई भी खुश थी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा पति है और लेफ्टिनेंट है फौज के अंदर। अब पिताजी की धीरे धीरे वृद्धावस्था आ चुकी है, और पिताजी बीमार हो चुके हैं। तो उन्हें तार पहुंचाया गया कि भी पिता बीमार है, जल्दी से घर आओ। तो वो तार लेके जब अपनी सेना के बड़े अधिकारी के पास अम्बेडकर जी गए, तो सेना में पहले रूल बड़े टाइट हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि छुट्टी तो नहीं मिलेगी। बोल भी मेरे पिताजी बीमार है, मुझे जाना है, छुट्टी जरूरी है। बोल नहीं जी, छुट्टी किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। बोल मुझे मेरे पिताजी से मिलना जरूरी, नौकरी में और मिल जाएगी, पिताजी और मिलेगी जरूर, पिताजी और नहीं आ सकते, नौकरियां और मिल जाएगी, मैं अपनी नौकरी से त्याग पत्र देता हूँ। बोल दे दो। नौकरी से त्याग पत्र दिया, अपने हथियार अपनी ड्रेसें वहीं छोड़ी, त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र तुरंत स्वीकार कर लिया गया। वहीं से वो घर पहुंचे। पिताजी बीमार थे, देख के खुश भी हुए, और अब इनके पिताजी की भी हो गई है मृत्यु, यानी दुखों का पहाड़ जो है वो उनके ऊपर धीरे धीरे टूटता ही जा रहा है। बचपन दुख से गुजरा है, बचपन में माता की मृत्यु हो चुकी है, थोड़ा बहुत खुद नौकरी लगे, लेकिन पिता बीमार थे तो नौकरी छोड़ के आना चाहिए। अब पिता का शौक है, और खुद की नौकरी भी जा चुकी है। वापस समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी है। तब उनके मित्र वापस उस केलुस्कर ने बताया कि एक काम करो, गायकवाड़ जो महाराज है उन्होंने बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक व्यवस्था की है, वो खुद देंगे उनको पैसे वगैरह, और अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ने वाले, और तुम भी ट्राई करो। वो दोबारा गए गायकवाड़ महाराज के पास। महाराज ने देखते ही पहचान लिया उनको, तो उनके लिए कहा कि ठीक है, तुम भी अपना वो जो भी कार्रवाई है कागज वो कर दो, और तुम्हें भी मिल जाएगी। तो गायकवाड़ महाराज ने, अब वहां पर एक नियम, अब की बार ये नहीं था हम आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आपकी छात्रवृत्ति देंगे, पैसा देंगे, लेकिन एक शपथ पत्र पर साइन करवाया गया कि आप वहां से आने के बाद 10 साल तक महाराज के यहाँ नौकरी करोगे, यानी बड़ौदा रियासत में यहाँ पर नौकरी करोगे। अम्बेडकर जी ने वो साइन कर दिए कि 10 साल मैं नौकरी कर लूंगा, और मैं वहां जाके मेरी तैयारी करूंगा, बैरिस्ट्री वकीला की पढ़ाई करूंगा। तो अब जो है वो रवाना हुए हैं, कहाँ? मुंबई से अमेरिका के लिए जलियान से रवाना हुए हैं। 4 जून 1913 की ये बात है, और वहां पर वकालत की पढ़ाई। अब हम चलते हैं आगे की,
हो सकता है धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग लगने लग गया होगा, धीरे धीरे जानने की मैं क्रम से ये चीजें चल रहा हूँ। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो स्थिति से गुजरे हैं उनको बताने वाले कम मिलते हैं, तो मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। बड़ौदा महाराज की कृपा से अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से रवाना हुए पढ़ाई के लिए, और अब वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में वहां पर प्रवेश लिया। अमेरिका जो है वो अच्छा लगा, कारण ये था कि वहां पर ना किसी प्रकार की छुआछूत थी, ना वहां पर ऊंच नीच की भावना थी, सभी एक जगह रहते थे। जब वो खाना खाते थे तो सब एक जगह। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी की भी इच्छा हुई कि काश मेरे भारत में भी ये सब कुछ हो, कितना अच्छा हो, भारत कितनी प्रगति और कर लेगा कि हमारे वहां भी छुआछूत वगैरह न हो। तो धीरे धीरे वहां पर सिर्फ उनको मतलब सिर्फ पढ़ाई से था। कहते हैं कि ना दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते थे ना कुछ और। दोस्त भी कहते थे कि इतना पढ़ता है, किस मिट्टी के बने हो, इतने पूरे दिन पढ़ते रहते हो। तो उनका मन सिर्फ, वो कहते थे कि अगर मैं प्रथम श्रेणी से ना हुआ पास तो यहाँ आने का मेरा दुर्भाग्य ही होगा, फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और एक दिन वो समय आया जब उन्हें उपाधि मिली डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, लेकिन उनकी इच्छा थी डॉक्टरेट की उपाधि, और उनकी इच्छा थी कि मैं रुपये के ऊपर थीसिस लिखूं, रुपये के ऊपर थीसिस लिखने की उनकी इच्छा थी। फिर उन्हें लगा कि अब मुझे पढ़ाई जो है वो लंदन में करनी चाहिए, तो अब वो लंदन की ओर रवाना होंगे। बड़ौदा महाराज को लिख दिया कि आगे की छात्रवृत्ति जो है मुझे लंदन भेजी जाए। अब वो लंदन की ओर रवाना हुए हैं। तो लंदन के अंदर उतना अच्छा नहीं था अमेरिका की बजाय, क्योंकि वहां पर भारतीयों को एक गुलामों की नजर से ही देखा जाता था, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। तो वहां पर हमें कोई अच्छी, जितनी अमेरिका के अंदर ना छुआछूत ना कुछ और, ना भारतीयों के साथ किसी प्रकार का, वैसी बातें इंग्लैंड के अंदर नहीं थी। और एक दिन फिर अम्बेडकर जी को बड़ौदा महाराज का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि आपकी छात्रवृत्ति का समय पूर्ण हो गया है और आपकी शर्त के मुताबिक अब आपको 10 साल तक यहाँ आके सेवा करनी होगी, यानी नौकरी करनी होगी। झटका तो लगा, लेकिन बड़ौदा महाराज की बड़ी कृपा थी इनके ऊपर, बड़े एहसान थे, तब इन्हें लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। तो वहां से उनके कहते हैं कि अम्बेडकर जी पुस्तक बहुत रखते थे अपने पास, बहुत सारी उनके पास किताबें थी जो अमेरिका से लंदन ले आए थे, लंदन से भारतीय। तो कहते हैं कि वो पुस्तकें जो है वो उन्होंने उन पुस्तकों का और बीमा करवा ली एक तरीके से, और बीमा करवा के और जो थॉमस बुक कंपनी है उसके थ्रू, और खुद यहाँ भारत के अंदर पहुंचे, घर पहुंचे। और कहते हैं कि वो जो जिसके अंदर बुक क्या एक अलग जहाज था, कहते हैं कि वो किसी वजह से डूब गए थे। अब उन्हें घर पहुंचे 2 दिन हुए, इतने में वो तैयारी के लग गए बड़ौदा महाराज के यहाँ जाने की, कि वहाँ 10 साल तक अब नौकरी करनी है। लेकिन कहते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वहां जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास एक चैन है, वो बेच दो। बोल नहीं, मैं वो मर्द तो नहीं जो पत्नी के गहने दे दूं। तो इसमें हर्ज ही क्या है, बातें ही चल रही थी। इतने में एक पोस्टमैन आया और उसने वो पोस्ट जो था वो थॉमस बुक कंपनी की ओर से था। उसमें लिखा था कि आपकी जो पुस्तकें थी वो डूब गई है, आपने बीमा करवाई थी, इस वजह से आपको ये 2000 रुपये मिले हैं। खुशी हुई कि इस विकट परिस्थिति में पैसों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने 500 रुपये स्वयं और 1500 रुपये अपनी पत्नी को दिया कि अब जैसे तैसे तुम घर चलाओ और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तनख्वाह तो महीने बाद मिलेगी। अब वो बड़ौदा महाराज के यहाँ आ गए, बड़ौदा महाराज से मुलाकात हुई। महाराज का उन पर बड़ा स्नेह था। कैसा लगा अमेरिका? हाँ, वो मेरा देश तो नहीं है, फिर भी अच्छा था। इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं जितना अमेरिका है। चलो, तुम भी देश प्रेम हो, देश से प्रेम है तुम्हें, अच्छी बात है, और अब तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है 10 साल। तो यहाँ पर जो उन्होंने नौकरी जो की है, उन्हें जो नौकरी मिली है वो पद सैन्य सचिव का पद मिला यहाँ पे। ये एक बड़ा पद था, लेकिन वो जो छुआछूत है वो तो पीछा नहीं छोड़ रही, वो तो वैसी की वैसी बनी हुई है। और यहाँ पर भी उनका डायरेक्ट अनडायरेक्ट बड़ा अपमान हुआ। बड़ौदा महाराज नहीं करते थे। कहते हैं कि बड़ौदा महाराज को जब सूचना मिली कि अम्बेडकर जी आ रहे, तब उन्होंने कहा कि बहुत बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे, जाओ उनको रेलवे स्टेशन पर कोई लेने के लिए जाओ। कहते हैं कि कोई नहीं गया, उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन बोल भी हम तो क्यों जाए, नीचे जात वाला है, नहीं जाएंगे, ऐसे करके लेने के लिए नहीं गए। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था, वो बड़ौदा महाराज के आ गए और नौकरी करने लगे। उनका काम था ईमानदारी से नौकरी करना। कहते हैं कि बड़ी ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे वो, बड़ी सही तरीके से वो सेना का संचालन भी कर रहे थे, बढ़िया तरीके से। और एक दिन, लेकिन वो छुआछूत वाली तो चलनी है। और एक दिन एक कहते हैं कि प्यास लगी थी, तो किसी चपरासी से कहा अम्बेडकर जी ने कि यार पानी पिला। बोल पानी तो नहीं पिलाऊंगा। नहीं पिलाऊंगा? क्या हुआ, पानी नहीं है क्या? बोल है तो सही, लेकिन तुम नीची जात के हो, तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा मैं। तकलीफ भी हुई, लेकिन महाराज का भी एहसान है, 10 साल तक नौकरी भी करनी है।
और ऐसी ऐसी सिचुएशन आई कि उन्हें कोई मकान तक नहीं दे रहा था। मेस में अगर बैठने जाते तो कोई पास में नहीं बैठता था, वो खाना नहीं खाता था। अब ये सिचुएशनों से गुजरने के बाद इन्होंने राजा से एक दिन मकान, एक पारसी सराय के यहाँ रुके, वो मकान लिया, मकान कोई दे ही नहीं रहा था, पारसी सराय के यहाँ मकान लेके रहे। तो कुछ दिन तो मोहल्ले वालों को पता नहीं चला, जब मोहल्ले वालों को पता चला तो कहते कि मारने के लिए आ गए, वो निकलो यहाँ से जल्दी से। उन्होंने माफी मांगी कि ठीक है अभी निकलता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे कहीं मकान नहीं मिल रहा था। तो एक दिन परेशान होकर उन्होंने बड़ौदा महाराज को पत्र लिख दिया कि महाराज मैं इस सिचुएशन में नौकरी नहीं कर सकता, सेवा करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, यहाँ पर मैं नौकरी करना चाहता हूं, 10 साल तक आपने जो मुझ पर एहसान किए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ये 10 साल करके मेरे पास पैसे हो जाएंगे, वापस पढ़ाई करने के लिए चले जाऊंगा, जो मेरी इच्छा है थीसिस लिखने की, वकील बनने की, वो सारी पूरी कर लूंगा। महाराज के पास गए, महाराज ने क्या किया कि बड़ौदा महाराज ने अपने दीवान के पास भेजा कि जाओ आप दीवान के पास चले जाओ, आपका समाधान हो जाएगा। दीवान के पास पहुंचे वो, दीवान ने कहा कि समस्या क्या? बोले समस्या ये। दीवान बोला कि इस मामले में तो मैं भी क्या करूं, तो समाज से हटके तो मैं भी नहीं चल सकता। उन्होंने बड़ौदा महाराज को भी ये कहा कि देखो भी समाज से हटके तो मैं भी नहीं चल सकता। तो फिर उन्होंने परेशान होके बोल फिर मैं भी नौकरी नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, और उन्होंने नौकरी से दे दिया त्यागपत्र। और त्यागपत्र देके अम्बेडकर जी वापस कहाँ आ गए? अपनी पत्नी के पास, मुंबई। अब हम आगे की और नई नई चीजों की ओर रवाना होते हैं, चलो चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। स्थिति धीरे धीरे आर्थिक स्थिति तो वैसी की वैसी बनी हुई है। उनका वो सच्चा दोस्त केलूस कराया एक दिन, तो कहा कि क्या बात है, चिंता में कैसे हो? बोले क्या करूं, आर्थिक स्थिति, कहीं नौकरी। बोले आज एक कॉलेज का विज्ञापन आया है, उस कॉलेज में प्रोफेसर की आवश्यकता है, तुम ट्राई कर सकते हो। बोला तुम भी साथ चलो। तो दोनों मित्र कॉलेज में गए और वहां पर उनके इंटरव्यू वगैरह हुए और उसके बाद में उन्हें कॉलेज का प्रोफेसर बन गई। यानी वहां पर अर्थशास्त्र और राजनीति जो है वो कॉलेज के अंदर पढ़ाने लग गई। बड़े ही काबिल प्रोफेसर थे, बच्चे भी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वैसे नहीं होता कि चर्चा बोलो भाई वो वहां से पढ़ के आए, तो वो ये बात है। इनके बारे में चर्चा हो रही थी, बोले इंग्लैंड और अमेरिका पढ़े हुए हैं, तो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे थे। एक दिन कोई घड़े के अंदर से उन्होंने पानी पी लिया और इतने में उनके एक गुजराती प्रोफेसर ने उन्हें रोका। बोले ये क्या कर रहे हो, घड़े से पानी कैसे पी रहे हो, तुम तो अछूत हो। इतने में कुछ और प्रोफेसर आ गए, ये गलत है, और उस घड़े को फुड़वा दिया। उन्होंने माफी मांगी अम्बेडकर ने, ठीक है भी मैं अपना पानी साथ लेके आऊंगा। घर आए, उन्होंने सोचा कि मुझे तो उसी समय त्याग पत्र दे देना चाहिए, जहां इज्जत नहीं वहां काम करने का। लेकिन वही बात, आदमी बार बार कोई काम छोड़े तो उसकी छवि खराब होती है। तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे काम नहीं छोड़ना चाहिए, वरना फिर छवि की आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो काम को उन्होंने एक बार वैसे ही जारी रखी। और अब उनके पुत्र का जन्म होगा। पत्नी जो है रमाबाई गर्भवती थी और इनके पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था यशवंत राय। अब उनके पास पैसे ठीक थे, कहते हैं कि 5,000 रुपये उनके पास थे। 5,000 उनके मित्र जो है वो नमन भटेना उनका अच्छा मित्र था, कहते हैं कि उन्होंने भी उनका सहयोग किया। फिर कहते हैं कि कोल्हापुर राजा की ओर से 5,000 का उन्हें चेक भी मिल गया। तो उन्हें लगा कि अब मुझे लंदन में अपना जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लंदन जाना चाहिए। तो अब वो लंदन की ओर रवाना होंगे। चल, लंदन में रह के बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई वापस जारी कर दी है। बड़ौदा नरेश से भी रिक्वेस्ट की कि मेरी आर्थिक स्थिति अब खराब है, थोड़ी सी और सहायता करो। बड़ौदा नरेश ने भी उनको छात्रवृत्ति भेजनी शुरू कर दी। बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे थे, 24 कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ना, अच्छी मेहनत कर रहे थे। वही बात है कि बड़ौदा नरेश की ओर से छात्रवृत्ति जा रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की चुभ रही थी ये चीज। तो एक षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि दीवान की ओर से साइन करके भेजा गया कि आपको आगे से जो है वो पैसे नहीं भेजे जाएंगे। उनके पैरों से जमीन खिसक गई कि भी ये क्या हुआ, सोचा विचारी की। तुरंत उन्होंने रिक्वेस्ट की वापस बड़ौदा नरेश को, गायकवाड़ को। उनके पास वो पहुंचते उन्होंने सोचा कि मैंने तो बंदी नहीं की, ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है दरबार के अंदर। उन्होंने दीवान को बुलाया, बोलो छात्रवृत्ति पहुंच रही है? बोले हाँ जी। चेहरा तो बदल गया उसका, बोला हाँ जी पहुंच रही है, बराबर पहुंच रही है। तो फिर ये क्या है, कोई महार है, कोई अछूत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है, वो एक योग्य बालक है और उसको छात्रवृत्ति भेजो, एडवांस की ओर भेजो अगले महीने की। तो उनका ठीक चल रहा है। अब उन्हें वहीं पे रुपये की समस्या पे थीसिस लिखी है, वहीं पर उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी मिल गई है और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नाम से अब जाने लग गए हैं। बैरिस्ट्री भी उनकी कंप्लीट हो गई है। अब उन्हें भारत की याद सताने लगी है, उनके पुत्र यशवंत की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, उनके मित्रों की याद आ रही है, जिनमें उनके दो बड़े ही खास मित्र थे, नमन भटेना और केलुस्की जो थे वो खास मित्र थे। उनको सूचना दी
कि इतनी तारीख को मैं भारत पहुंच जाऊंगा और भारत में तैयारियां हो रही है कि भी ठीक है अब आएंगे, वकालत कर चुके हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर चुके हैं, वकील बन के आ रहे हैं। तो निश्चित तारीख पे वहां से रवाना हुए और भारत में पहुंच गए। अब यहाँ पर वकालत के लिए जो जरूरत होती है यहाँ से जो कुछ लेने का, तो वो क्या होता है, वकालत के लिए अलग से यहाँ की मान्यता लेने पैसे की आवश्यकता थी, तो वहां भी उन्होंने, नवेन भटेना उनका मित्र था, उन्होंने सहयोग किया। अब वो वकालत करने लग गए। धीरे धीरे वकालत से उनकी चर्चाएं शुरू होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जितने भी अछूत थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनसे नाम मात्र के पैसे लेते थे। अगर है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे चर्चाएं होने लगी, अछूतों के केस भी लड़ने लगे। और अब एक उनके पास एक अच्छा केस आया है, वो अछूत मामले से संबंधित एक केस है। चलो उस केस को ऊपर देखते हैं कि सर ये क्या केस था। पहला केस है और इस केस के बाद उन्हें बड़ी ही ख्याति मिलेगी। ऊना के 3 दलितों ने, अछूतों ने एक किताब लिखी छुआछूत के ऊपर कि हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हमारे सफाई करवाते हैं तो भी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले करो, हम जाते हैं तो कहते हैं कोई उच्च कास्ट का आ रहा है तो फिर नीचे होके झुक के वहां पर रोड के ऊपर सो जाओ, ऐसे हमारे ये इन्होंने फैला रखी। इस तरीके से एक किताब लिखी गई जिसपे मानहानि का केस कर दिया गया उच्च कास्ट द्वारा। अब ये केस आया, तीनों दोस्त, तीनों ने किताब लिखी। ये केस अम्बेडकर जी के हाथ में आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कितने पैसे लोगे? बोले पैसे कुछ नहीं लूंगा, तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो, केस मैं लड़ूंगा। अब वो केस अदालत में जज साहब और उनके सामने वही जिन्होंने मानहानि का केस किया, इधर तीनों मित्र, और उन्होंने पैरवी की अम्बेडकर जी ने कि इसमें कहां गलत है कि हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं होता है, ये सत्य है और मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं। और इस केस को उन्होंने इस प्रकार से लड़ा कि इसमें जज साहब ने फैसला सुनाया कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है और उन तीनों को बरी कर दिया गया। इस केस के बाद में अम्बेडकर जी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। अछूतों को धीरे धीरे लगने लगा कि कोई तो हमारा भगवान प्रकट हुआ है, कोई तो है जो हमें आगे की राह अब दिखाएगा। पूरे ये पुणे का केस था, लेकिन पूरे मुंबई में उनकी चर्चाएं शुरू हो गई। अब एक दिन फिर अछूतों ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में अपनी तरफ से उन्होंने चंदा किया। उन्हें सभा के लिए अम्बेडकर जी को निमंत्रण भेजा कि आप हमारी, उन्होंने पैसा भेजा कि आप आइए हमारी सभा में और इस सभा का नेतृत्व कीजिए। ये सभा जो है वो कुलाबा के अंदर रखी गई। ये सबसे बड़ी महार सभा थी। अब सारी कहते हैं कि बड़ी अच्छी तैयारियां की गई, उसमें बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। 19 से 20 मार्च 1926 को तारीख फिक्स की गई। बड़े बड़े पोस्टरों में उसमें अम्बेडकर जी की फोटो, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। और अब धीरे धीरे चारों ओर चर्चाएं होने लगी। इस सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र तक के लोग आए। सम्मेलन हुआ, फिक्स तारीख पे, फिक्स समय पे अम्बेडकर जी पहुंचे अछूतों के मसीहा बन के, और स्वागत हुआ। अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद नाम के नारे गूंज रहे आज पूरी सभा में। और आज उन्होंने सभा का माइक लिया और अपना भाषण शुरू किया। सबसे पहले तो तुम्हें विचारों में दृढ़ता रखनी होगी, विचार तुम्हारे मजबूत होना चाहिए, तुम्हारी बात में भी वचन होना चाहिए और आवाज के अंदर भी ताकत होनी चाहिए। तुम्हें हर जगह सम्मान के नहीं, सम्मान के लिए अब लड़ाई लड़नी होगी। सभी संगठित हो। तुम्हें सेना में भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके लिए भी आवाज उठाओ। हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है, इसके लिए भी आवाज उठाओ। सभी भीड़ ने तालियां बजाई और वही वापस नारे गूंजने शुरू हो गए। अब हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब एक जगह की ओर चलते हैं, चौदार तालाब की ओर। चलो चलते हैं। फिर सुबह, अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही चौदार तालाब पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। जैसे जैसे सूर्य बढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसके बाद स्वयं अम्बेडकर जी आए और यहाँ आके उन्होंने सबसे पहले अपने ही हाथ से लिया पानी और पानी पिया। और उस समय उन्होंने जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा भाषण भी दिया कि हक जो है वो हमें लेने पड़ेंगे, लड़के लेने पड़ेंगे। जैसे सैनिक एक आज़ादी लेता है लड़के, उसी प्रकार से हमें भी ये हक लेने पड़ेंगे। इसके बाद वो सीधे वीरेश्वर मंदिर की ओर गए, जहां सबसे पहले उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और उसके बाद वहां पर भोज का आयोजन था। तो सारा खाना खाने के लिए वैसे बैठे, तो उसमें चर्चाएं होने लगी कि इनका हौसला बढ़ता जा रहा है, इनका कुछ करना चाहिए। और ये एक ऐसा नेता हो गया इनका कि जिसके कहने पर कोई गरीब, अछूत, ये सारे के सारे इसकी एक आवाज पे ही चल पड़ते हैं। तो लगता है कुछ परिवर्तन होगा, तो इनको दबाना चाहिए जल्दी। अचानक से उनपे कुछ लोग आए, लाठी भाटियों से उनपे हमला करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो लोग थे वो निहत्थे थे, तो भारी वो रहे क्योंकि लाठी भाटा लेके आए। दूसरे दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और उस समय अम्बेडकर जी बड़े ही गुस्से में थे और कहा कि आज पोदार तालाब के ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा। और जाके पोदार तालाब पर अधिकार कर लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ ज्यादा थी।
अब चलते हैं धीरे 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 उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। लोगों को लगा कि अब कोई नेता आया है इनका, गरीब इन्हें भगवान मानते हैं, अछूत जो है इनके कहने पे ही चल पड़ते हैं, एक आवाज पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो लग रहा है कि अब देश बदल रहा है, कुछ परिवर्तन आएगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शुरू होती है और चलते हैं हम कहाँ, साइमन कमीशन की ओर। देश में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन जब पहुंचा तो उनसे मुलाकात करने के लिए स्वयं अम्बेडकर जी गई मुंबई के अंदर, और उनसे बातचीत उन्होंने बताया कि मैं दलितों का नेता हूं, तो उनकी ओर से मैं रखने के लिए आया हूं। तो उन्होंने समझाया कि भी बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम अछूत हैं, हमें अछूत समझा जाता है, यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, नौकरियों में नहीं रखा जा रहा है, हमें पशु तुल्य व्यवहार किया जा रहा है। साइमन ने इस पूरी बात को समझा और कहा कि हम इसके ऊपर भी कुछ करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ, गोलमेज सम्मेलन की ओर। गोलमेज सम्मेलन में भारत से कई बड़े बड़े नेता गए थे। सिखों का नेतृत्व जो है वो सरदार उज्जवल सिंह कर रहे थे, कश्मीर पटियाला के राजा गए, हमारे राजस्थान के बीकानेर के राजा गए थे, तो बहुत सारे नेता इकट्ठे हुए। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है कि वहां पर गांधी जी भी गए हुए थे और अंत में सबसे लास्ट में अम्बेडकर जी को बोलने का मौका मिला और उन्होंने वहां के राजा के सामने जो है वो रखा कि हमारे साथ बड़ा ही गलत व्यवहार हो रहा है, इसके लिए कुछ किया जाए, हमें जो है वो पशुओं तुल्य समझा जा रहा है, मैं इनका नेता बन के आया हूं। तो वहां पर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच मतभेद हो गया। बोल भी चाहते क्या हो, बोल मैं चाहता हूं कि प्रांत विधानसभा प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हो और इसके बाद में जो है अछूत निर्वाचन क्षेत्र अलग से होना चाहिए। इस बात पे गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच मतभेद शुरू। सम्राट ने कह दिया कि अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आरक्षित जो है वो कर दिया जाएगा। गांधी जी यहाँ आए और आके पूना की औरदा जेल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पूना की औरदा जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो गांधी जी अम्बेडकर जी को भेज रहे हैं संदेश की भी आपके अछूतों को, भारतीयों के हक के लिए हम करेंगे, बहुत कुछ किया है। अब मदन मोहन मालवीय जी समझाने के लिए गए अम्बेडकर जी को कि भी एक बड़े नेता हैं गांधी जी को भी देश की जरूरत है, तो कुछ समझौता कर लो। ये चर्चाएं चल रही है, देश के अंदर भी बड़ी चर्चाएं चल रही है इस समय। ये आंदोलन जो है वो बड़ा प्रसिद्ध होता जा रहा है। और फिर गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनका पुत्र देवदास अम्बेडकर जी से मिलने आए। उन्होंने कहा कि मेरे पति की जान अब आपके हाथ में ही है, समझौता करो किसी प्रकार से। और फिर मदन मोहन मालवीय ने फिर समझाया उनको कि ठीक यही रहेगा कि आप किसी तरीके से समझौता कर लो, क्योंकि देश को आपकी भी जरूरत है और देश को गांधी जी की भी जरूरत है। तब अम्बेडकर जी समझौते के लिए तैयार हुए। पुनः समझौता इतिहास में फेमस है, इसका मैं और कोई जिक्र नहीं करके यहाँ पर कोई कंपटीशन के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं उनका संघर्ष बता रहा हूँ, ना कि कंपटीशन के हिसाब से कोई बात मैंने नहीं बताई है। चलो अब समझौते की कुछ बातें, ये जो मैंने ये पॉइंट, ये जो पुस्तक है, ये गांधी जी इनके बीच में जो समझौता जिन्होंने अम्बेडकर जी ने अपनी ओर से जो बातें रखी, ये सारी मैं जो भी सारी ये आपको घटनाएं बता रहा हूँ अम्बेडकर जी के जीवन से संबंधित, वो सारी मैंने एक पुस्तक से ली है। ये इनके लेखक है MP कमल। तो यहाँ पर जी जो मैंने फोटो लगाई वो इन्हीं की पुस्तक से लगाई है, तो रेफरेंस बता रहा हूँ कि इनकी पुस्तक को मैंने लिया है यहाँ पर। तो इनकी कई शर्तें थी, जिनमें शर्तों में मैं अगर पढ़ के आपको सुनाऊं सारी शर्तें, तो पहली शर्त यह थी कि हरिजनों के लिए सीट विधानसभा में जो राज्य की होती है वह 78 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि इन सीटों का निर्वाचन कानूनी ढंग से होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि केंद्रीय विधानसभा में हरिजनों के प्रतिनिधित्व मिले जुले निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत के मुताबिक चुनी जाएगी। चौथी शर्त यह कि केंद्र की विधानसभाओं में जितनी सीट नियत होती है उनमें से हरिजनों के लिए 18% होनी चाहिए। पांचवी शर्त में लिखा है कि प्रदेश और केंद्र दोनों की चुनाव प्रक्रिया 10 साल तक उसी तरह चलेगी। फिर छठी शर्त के अनुसार केंद्र और प्रदेश की विधानसभा की जितनी भी आरक्षित सीटें होगी जब हटाई जाएगी तो उनके लिए हरिजनों का जनमत लिया जाएगा। और सातवीं शर्त इस प्रकार थी कि अछूतों के मताधिकार का प्रबंध लीथियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के समझौते की आठवीं शर्त यह थी कि सरकारी नौकरियों और स्थायी नौकरियों में हरिजनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा, हर विभाग में जैसी उनकी योग्यता होगी वैसी स्थान दिया जाएगा। नौवीं शर्त यह थी कि अछूत जातियों के लिए हर प्रदेश में शिक्षा का अधिक से अधिक अनुदान दिया जाएगा। 10वीं शर्त के अनुसार छुआछूत को जल्दी से जल्दी देश से हटाया जाएगा। यह समझौता हुआ, समझौता जनता को सुनाया गया कि भी ये समझौता हुआ है गांधी जी और इनके बीच में। ठीक है, अब चलते हैं घर की ओर एक बार। चलो, अम्बेडकर जी कई दिनों से, क्योंकि इन्हीं लड़ाइयों में वो उलझे हुए थे, अब कई दिनों बाद वो घर पहुंचे हैं। घर पहुंचे तो देखा कि पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, रमाबाई की तबीयत खराब। आके पूछा यशवंत से कि माँ को दिखाया कहीं? बोले हाँ डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टरों ने तो अब हाथ ऊपर कर दिए हैं। तो बोले भी ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ मैं। तो रमाबाई ने कहा कि नहीं, अब तो पास ही बैठ जाओ, लग रहा है अंतिम समय आ गया है।
तो इनके बीच में चर्चाएं चल रही है। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, गांधी जी के अब समझौता हो गया है, अब दलित भी सर उठा के जिएंगे, अब हम भी उसी तालाब में पानी पिएंगे, अब नौकरियों में हमारा भी अधिकार होगा, अब हम उसी नल से हम पानी भरेंगे जिस नल से और भरते हैं, तो आज समझौता हो गया, तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन ये अंतिम समय था रमाबाई का, और रमाबाई की यहाँ मृत्यु हुई। तो अम्बेडकर जी अंदर से टूट गए। रमाबाई की मृत्यु के बाद एक तरीके से वो किसी से भी मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। यहां पर उनका नाम बाबा साहब कैसे पड़ेगा ये देखिए, किसी से भी मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। जिंदगी से एक तरीके का मोह भंग हो जाता है ना, कई बार जो वीरत्व की अवस्था आ जाती है ना, विरक्ति की, उस प्रकार की अवस्था आ गई है। उन्होंने सिर मुंडवा लिया और एक साधु संत के से वस्त्र पहन लिए, किसी से मिलना जुलना बंद, तब उन्हें इस नाम से संबोधित होने लग गए, क्या, बाबा साहब। कई दिनों तक इस स्थिति में रहे और लोगों को लगा कि अब कहीं ये राजनीति से संन्यास न ले ले, लेकिन उन्हें तो अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए कुछ करना था, दलितों के लिए। फिर वापस वो उसी सिरे से शुरुआत होते हैं। अब एक नई सभा की ओर चलते हैं। आनंद आ रहा होगा, कैसा लगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी मेहनत की है मैंने भी। चलो चलते हैं आगे की ओर। अब पत्नी की मृत्यु के बाद वो पहली कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे जिसका नाम है मेवला कॉन्फ्रेंस। हजारों की भीड़ में थी। जैसे ही अम्बेडकर जी पहुंचे, दलितों के मसीहा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए और यहां भी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और जब उनकी बारी आई तब उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा कि अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें हो सकता है आपको आश्चर्य भी हो, मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूं। सभा में लगभग 10,000 लोग थे, सबको अचंभा हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने एक एक बातें बताते हुए, मैं इसकी यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करता, थोड़ा सा सही नहीं है इस हिसाब से, तो धर्म परिवर्तन की यहाँ पर घोषणा की। और इन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं मरना नहीं चाहूंगा, और ऐसे धर्म परिवर्तन की घोषणा। अब धर्म परिवर्तन की इनकी आलोचक जो थे ना धर्म परिवर्तन के समय, वो भी कुछ नहीं बोल सके, वो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि बहस करने से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम जिससे बहस करने जा रहे हैं वो पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा है, ज्ञानी हमसे ज्यादा है, घुमा हुआ हमसे ज्यादा है। इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आलोचना, क्योंकि तर्क करने का मतलब अम्बेडकर जी तर्क में भी उनसे आगे ही रहेंगे। अब देश की धीरे धीरे देश की बंटवारे का जिक्र चल रहा है, क्योंकि हम आज़ादी के नज़दीक पहुंच चुके हैं पहुंचते पहुंचते। और एक दिन मिलने के लिए गए अम्बेडकर जी, गांधी जी से चर्चाएं चल रही है। गांधी जी कह रहे हैं मैं भी करूंगा दलितों के लिए बहुत कुछ। बोला हाँ बापू आप बहुत कुछ कर रहे हो, आपने हरिजन नाम दिया है, आप इसके लिए कोशिश करो। ये चर्चाएं चल रही थी। इतने चर्चाओं के बीच नेहरू जी आ गई, बोल भी देश का बंटवारा हो रहा है, इस बंटवारे पे हम आज़ादी लेके ही क्या करेंगे। चर्चा चल रही थी, इतने में वल्लभ भाई पटेल भी वहीं आ गए। सबको एक ही चिंता थी कि देश का बंटवारा होने जा रहा है, बंटवारे के अंदर ऐसी आज़ादी का क्या करेंगे, देश का विभाजन हो जाएगा। इसके बाद वहाँ राजेंद्र प्रसाद भी पहुंच गए और देश की चिंता, बंटवारे की चिंता होने लगी। अम्बेडकर जी जिस मुद्दे को लेके गए थे वो तो भूल गए, और उन्हें भी लगा कि आज़ादी इस मूल्य पे है तो खराब ही, बड़ी महंगी आज़ादी मिलेगी ये तो, क्योंकि देश का बंटवारा, उन्हें भी चिंता सताने लगी देश का बंटवारा की। और धीरे धीरे वो समय आ गया जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त, और 1 साल तक देश को सेट होने में लग गया। इधर से मुसलमान उधर गए, उधर के हिंदू इधर आए, मार काट खून खराबे के बीच में हमें आज़ादी मिली। ना तो भारत इस चीज़ का जश्न मना पाया और ना ही पाकिस्तान इस चीज़ का जश्न मना पाया। अब संविधान निर्माण की बातें चलने लगी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे चलनी प्रारंभ हो गई। तो संविधान निर्माण की जो है वो अपने अम्बेडकर जी को सौंपा गया मुख्य जिम्मेवारी जो संविधान। और धीरे धीरे वो बीमार भी होना शुरू हो गए थे क्योंकि मधुमेह रोग था, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान निर्माण की जिम्मेवारी ली और मन के अंदर भी ठान लिया कि ऐसा संविधान बनाऊं कि जिसमें कोई भी देश वाला कमी न निकाल सके। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, संविधान का सौंप दिया गया। ये निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, तो हम इसका जिक्र यहाँ न करते हुए हम चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि आपको जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं मैं, अन्य जो चीजें हैं ना वो फैक्ट बता रहा हूं। अब उनको मधुमेह बीमारी ने घेर लिया, तो मधुमेह बीमारी के बीच में मुंबई के मावलकर अस्पताल में वे भर्ती हुए। वहां पर एक लेडी डॉक्टर जो है वो सेवा के लिए अपॉइंटमेंट थी वहां पर, और धीरे धीरे लेडी डॉक्टर ने बहुत अच्छी सेवा की, और उस लेडी डॉक्टर का नाम था स्मिता या शारदा कबीर। और फिर उन्होंने जब स्वस्थ हो गए तब कहते हैं स्मिता या शारदा कबीर से अम्बेडकर जी ने विवाह कर लिया। बाद में जब संविधान निर्माण की बातें चली तो संविधान के सबसे ज्यादा ज्ञाता यही थे, भी हर देश का संविधान इनका पढ़ा हुआ था, देशों में घूमे हुए ये थे, तो फिर उन्हें संविधान निर्माण में कानून मंत्री बनाया गया।
संविधान बनने के बाद में फिर इन्होंने एक बिल पेश किया, हिंदू कोड बिल। इसका विरोध हुआ, सबसे पहले पंजाब में इसका विरोध शुरू हुआ और कानून, अब विरोध के अंदर एक पक्ष इनके पक्ष में आ गया, एक इनके विरोध में आ गया। राजेंद्र प्रसाद ने सीधा कह दिया कि इसको पास नहीं होने दो वरना मैं त्याग पत्र दूंगा। नेहरू जी इसके पक्ष में थे। इस कोड बिल पे इतना विवाद चला कि इनका पास नहीं किया गया। इनको बड़ा दुख हुआ, घर आके बताया डॉक्टर शारदा कबीर को कि ये किया इन्होंने, मैंने इतनी मेहनत की, इस कोड बिल को पढ़ा ही नहीं, तो मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो दिन आ गया है, कौन सा, धर्म परिवर्तन। चलते हैं फिर, वो तारीख रखी गई 14 अक्टूबर 1956। वहां से वो नागपुर की ओर रवाना हुए हवाई जहाज द्वारा। ये थे शारदा कबीर भी साथ में थी, पत्नी भी, इनका पुत्र यशवंत भी साथ था और एक इनका जो सहयोगी था नानक चंद सत्तू, वो भी उनके साथ ही था। पहुंच गए, बहुत बड़ी भीड़ थी इनका स्वागत करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़े नेता थे, दलितों के नेता थे, कानून मंत्री भी रह चुके थे, विदेशों में घूम चुके थे, समाज सेवी थे। तो जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया और अब सभा के अंदर जो है वो इकट्ठे हो गए। कहाँ? नागपुर के अंदर। हजारों की भीड़ थी, नारे लग रहे थे इनके नाम के। तो लोगों में चर्चाएं होने लगी इस बात की, बहुत बड़े स्तर पे चर्चाएं हुई कि अम्बेडकर जी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, शायद वो बौद्ध भिक्षु करके शांति की जीवन जीना चाहते हैं। बहुत लंबा संघर्ष किया, लोग तो ऐसी बातें बनाने लगे, लंबा संघर्ष किया है, अब शांति का जीवन जिएंगे वो बौद्ध भिक्षुक बन के शांति। तो वहां पर अम्बेडकर जी आए, पहले उन्होंने पीले वस्त्र, फिर उनको स्नान करवाया गया, फिर श्वेत वस्त्र धारण किए और सामने जो है बौद्ध भिक्षु की दीक्षा देने वाला चिंतामणि बैठा था। फिर कुछ बातें पूछी जाती है, फिर मुंडवाया गया, स्नान वगैरह किया गया और पूछा गया किसी वस्तु प्राणी किसी से मोह तो नहीं है? नहीं जी, किसी प्रकार का मोह नहीं है। फिर वो चिंतामणि उनसे कुछ बातें पूछता है, तुमने संसार से नाता तोड़ लिया? हाँ, मैं संसार से विरक्त हो गया हूं। तुम्हारे मन में कोई इच्छा तो नहीं? नहीं, अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी मां है। तुम कटुवाणी सह सकोगे? मेरे लिए अब संसार में कुछ भी कटु नहीं है। तुम सर्वदा दीक्षा के योग्य हो, मैं तुम्हें अभी दीक्षा देता हूं। ये मैं सीधी सीधी पुस्तक लगा दी है इनकी, MP कमल की। जब चिंतामणि ने ये कहा तो भीड़ ने जोर जोर से तालियां गड़गड़ाहट की और दीक्षा दी। अब बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने अम्बेडकर को दीक्षा देना प्रारंभ किया और उनके मुंह से निकला बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, बुद्ध शरण गच्छामि। और यहां पर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब चलते हैं अंत की ओर। महाने उस समय वो मधुमेह रोग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। उनका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन इस बीमारी का इलाज मुश्किल है, क्योंकि मधुमेह बीमारी है ऐसी है। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। उनकी पत्नी शारदा कबीर सेवा कर रही है, पुत्र यशवंत के भी चिंता और नानक सत्तू ये भी सेवाएं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए अंतिम समय में। तब उनकी पत्नी रात भर बैठी सेवा कर रही, सुबह नित्य क्रिया जैसे गई तो फिर वापस आई तो महानिर्वाण हो चुका था। और वो तारीख जो है वो 6 दिसंबर 1956, सब जानते हो इस तारीख को। और फिर उन्हें उनके शव, ये बात दिल्ली की है, फिर दिल्ली के बाद उनके शव को मुंबई लाया गया। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे अपने प्रिय नेता का दर्शन करने के लिए। और उनको शमशान भूमि में मुखाग्नि जो है उनके पुत्र यशवंत ने दी। और लास्ट उनके लिए जो इस किताब में संबोधन लिखा गया है बहुत अच्छा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के नेता थे, वे उच्च शिक्षा प्राप्त थे, उन्हें पूरे संसार के कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे देश सेवक, लोक सेवक, राष्ट्र भक्त और दलितों के भगवान थे। वे संसार के एक महान पुरुष थे। उनका अभाव संपूर्ण देश को हमेशा खलता रहेगा। उन्होंने युग की एक नई चेतना दी और सभी को एक डोर में बांधने की पूरी कोशिश की। संसार उनका सदा आभारी रहेगा, वह उनसे हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। वे सदा प्रेरणा के प्रतीक रहे। कैसा लगा ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, आने वाली पीढ़ियां भी इसे देखें। जैसे ही महापुरुष का कोई जन्म आता है तो कोशिश करते हैं कि उसके बारे में सब कुछ आपको बताया जाए। अब थोड़ी ऑफलाइन में छुट्टी थी तो इस वजह से ये बहुत अच्छा प्रयास करने की कोशिश की। ओके, थैंक यू।